दोस्तों, नमस्कार। आपका अंतर्राष्ट्रीय वामा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था यानी वामा अकादमी और अपने पटल पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज आज के कार्यक्रम में पुस्तक चर्चा होगी। अश्मा कौल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है औरत, माटी और प्रेम की कविताएं। बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील विषय है, और इस विषय पर कविताएं लिखना तो और भी जटिल काम होता है, लेकिन अश्मा जी ने लिखा है और आज हम सब एकत्रित हुए हैं पटल पर चर्चा करने के लिए इस पुस्तक की एवं इस पुस्तक के अंदर जो कविताएं संग्रहित की गई हैं। तो सबसे पहले तो अश्मा जी को बधाई। हमारे साथ आज जुड़े हैं विख्यात साहित्यकार श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, और साथ में हैं नरेश शांडिल्य। साथ ही संदीप तोमर जी भी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, और एक सुरीली कविताएं लिखने वाले, सुरीली कविताएं गाने वाले वरिष्ठ कवयित्री हैं अलका सिन्हा, और हम सबको सपोर्ट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सविता चड्ढा। तो आइए पटल से जुड़ते हैं। आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और वो अभी जुड़ी नहीं है, तो शायद अभी बीच में वो जुड़ जाएं। तो मैं सभी का बहुत बहुत जो है, इतनी व्यस्तता के रहते वो पटल पर मौजूद हैं सब लोग, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और संजीव कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी की मैं विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने ये परिचर्चा का आयोजन रखा है, इसके आयोजक हैं। और साथ ही पटल से जो जुड़ रहेंगे अभी मित्र या बाद में जो देखेंगे, उन सब मित्रों की भी जो है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा पहले ही कर देती हूँ। और अब सीधे सीधे मैं अगर संग्रह की बात करूं, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे कविता से बहुत प्रेम है, या ये कह लीजिए कि कविता ही मेरा प्रेम है। क्योंकि जब जब मैं लेखनी उठाती हूँ, सोचती हूँ कि मैं कहानी लिखूं या लघु कथा, लेकिन स्वतः ही कविताएं आ जाती हैं, जबकि कहानियां भी लिखी हैं। लेकिन कुछ शायद ईश्वर ही चाहता है और लेखनी अपने आप कविता पर आ जाती है। तो प्रेम तो है ही। कविता प्रेमी यहाँ जितने बैठे हैं सभी कविता प्रेमी हैं, सभी दिग्गज कवि हैं। और मैं ये बताऊं कि इस संग्रह की जब कविताएं मैंने लिखी थी, तो कुछ भी विषय विशेष सोचकर मैंने नहीं लिखी थी। कविताएं क्योंकि एक समय पे तो लिखी नहीं जाती हैं, लिखते जाते हैं और बनती जाती हैं कविताएं। और बनने के बाद जब इनको मैंने सोचा कि प्रकाशन के लिए भेज दिया जाए, थोड़ा इनको कलेक्ट किया, तो उसके बाद प्रकाशन के समय मैंने इनको 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तो मुझे लगा इन कविताओं में जो मुख्य स्वर उभर कर आ रहा है वो औरत, माटी और प्रेम का ही आ रहा है। और ये मैं आश्चर्यचकित भी हुई कि ऐसा कुछ सोचकर नहीं हुआ था, स्वतः ही ऐसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि शीर्षक में ये तीनों ही नाम आने बिल्कुल चाहिए, ठीक, तभी बिल्कुल ठीक, संगत बिल्कुल होगा। ठीक, बिल्कुल। तो ये भी मानेंगे आप कि औरत और धरा, माटी, ये मतलब उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। नारी भी धरा की तरह धैर्यवान, संयमी होती है, घर को सभी को पालती है, उनको प्यार देती है, और रिश्ते फलते फूलते हैं। इसी तरह जो है पृथ्वी भी, धरा भी जो है, अपनी फल फूल जो है उस पर फलते हैं। तो एक सिमिलैरिटी भी है, और प्यार तो है ही साथ में। तो लेकिन मेरा जो एक अपना मानना है, मुझे लगता है कि प्रेम जो है हमेशा शारीरिक नहीं होता। उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, तभी वो विकसित होता है।
अपने आप जब एक औरत को सम्मान मिलेगा तो उसके मन में हमेशा जो है प्रेम अपने आप उपजेगा। और जो जैसे आप आजकल के हालात देख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ कि आजकल अभी कितने हाल ही में हम ऐसी चीजें देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि भावना युक्त प्रेम का जो है अभाव हो गया है। तो आए दिन तलाक, हत्या और सुसाइड जैसी खबरें हम सुन रहे हैं। तो ये सारा नटशल, अगर अब मैं इन कविता, अगर मैं बोलूं कि एक ही पंक्ति में मैं अगर कहना चाहूँ इस काव्य संग्रह पे, तो मैं यही कहूंगी कि औरत के प्रेम, समर्पण और धैर्य पर ही ये सृष्टि टिकी हुई है। जो मुझे मेरे ख्याल से सभी इस बात से सहमत होंगे। और एक चीज और कहना चाहती हूँ कि इस संग्रह के को अस्तित्व में लाने के लिए इंडियन नेट बुक्स की प्रबंधक मनोरमा जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 माह के भीतर भीतर ही मुझे ये संग्रह पूरा करके छाप के दे दिया था। और इसके साथ ही जो प्रसिद्ध कवि हैं, हमारे प्रवासी साहित्य के देता हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी जोशी, और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजीव कुमार जी ने भी 2 दिन के अंदर मुझे जो है फ्लैप कवर पर अपने आशीर्वचन दिए, तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। और मेरी जो इसका कवर आप देख ही रहे हैं, मैं मित्रों को एक बार फिर दिखा दूं, बहुत सुंदर कवर है इसका। और ये मेरी बहुत ही प्रिय सहेली, जो कि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है, गीता दास जी, ये उन्होंने बनाया है। तो उनका भी आभार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत में मैं अपने पति और बच्चों का तो मैं धन्यवाद जरूर करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके समय में से ही समय चुरा चुरा कर थोड़ा बहुत लिखने का हिम्मत हम जुटा पाते हैं। तो काफी कुछ कहने की कोशिश की है मैंने थोड़े शब्दों में। अब संजीव जी का जैसे आदेश हो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। हमें हर्ष है कि सविता दीदी ज्वाइन कर लिए हैं। ओ, बहुत बहुत, चलिए, बहुत बहुत अच्छी और, बात है। तो अभी और, अच्छा ही हुआ मैंने कोई कविता नहीं सुनाई है। तो मैं सबसे पहले संदीप जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। संदीप जी कैसे, क्या कहते हैं, खाटू कवि हैं। आप बड़ा अच्छा लिखते हैं। हमने कुछ कविताएं पढ़ी हैं, है ना, इम्प्रेस। तो मैं इसीलिए सबसे पहले उनको आमंत्रित करता हूँ, तो अपना आ, विचार रखें। आभार आपका डॉक्टर संजीव जी। और आ, इतना वरिष्ठ और इतना सुसज्जित मंच है। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की अध्यक्षता में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने इस किताब की जो ये कविताएं हैं, इन कविताओं की समीक्षा भी लिखी थी, और वो कहीं छपने के लिए भी गई हुई है और एक आध जगह छप भी चुकी है। हमारे पास भेज दीजिए, तो अश्मा जी। हाँ जी, मैं आपको भी भेजूंगा। बाद में शुरू करता हूँ कि जब मैंने उस समीक्षा को लिखा, तो मैंने उस समीक्षा का, मैं अमूमन जब भी कोई समीक्षा लिखता हूँ तो मैं उसको शीर्षक के साथ लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ भी शीर्षक दिया था कि औरत सृजन की शक्ति है, संवेदना का केंद्र है और समाज की आत्मा है। सही बात। अभी आसमा जी ने कहा कि प्रेम जो है ना, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, जो बातें कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम कभी भी शारीरिक नहीं होता है। वो आकर्षण हो सकता है, लेकिन वो यौनाकर्षण भी कभी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है ना। प्रेम की व्याख्याएं अगर करने लगे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, और लिखे भी गए हैं। बहरहाल, आ, मैं इस किताब से ही कुछ चीजें कोट करते हुए कहना चाहूंगा। आसमा जी कहती हैं अपनी भूमिका में कि औरत धरा की तरह ही प्रेम, धैर्य और पोषण देती है। बिल्कुल बात सही है। और वो साथ में भी कहती है कि औरत माटी की तरह होती है, पुरुष का प्रेम उसे मनचाहे आकार में ढाल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम में वो ताकत है कि प्रेम स्त्री को अगर किसी आकार में ढाल सकता है, तो स्त्री का प्रेम भी पुरुष को किसी भी आकार में ढाल सकता है। और ये निर्विवादित है। और एक जगह वो लिखती हैं कि औरत तुम्हारे धैर्य पर ही टिका है सत्य है, तुमसे ही गतिमान है धरा, इस मिथ्या संसार में आकाश सब पर छत बंद विद्यमान है, और तुम्हारा होना ही इस सृष्टि का आधार है। जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ रहा था, तो मुझे ये विचार आया कि भले इन पंक्तियों का कोई वैज्ञानिक आधार ना हो, अगर हम विज्ञान की कसौटी पे कसने लगे तो शायद उसमें बहुत सारी खामियां हमें नजर आ सकती हैं, लेकिन
ये पंक्तियां एक विश्वास जगाती हैं। एक वो विश्वास जगाती हैं कि स्त्री किस तरीके से अपने जीवन को चलाती है। और उनकी पहली ही कविता, सुनो आज मौन न रहो, यहाँ वो मौन को तोड़ने का आह्वान बार बार करती हैं। कभी वो कहती हैं कि नदी की तरह निर्बाध बहना सीखो। तो अगर और इस तरह की अगर बहुत सारी चीजों को हम देखें, उन्होंने जो कविताओं को लिखा है, दूसरी कविता में मैं देख रहा था कि हाथ की लकीरों में छिपी दास्तान लगती है खुलने। मतलब वो किस तरीके से बहुत बढ़िया बिंब का बड़ी खूबसूरती से यहाँ प्रयोग कर रही हैं। और उससे आगे की जो वो पंक्तियां लिखती हैं कि अजब पहेली है जीवन यात्रा, न जाने बन जाते हैं कितने अटूट बंधन, न जाने कितने ही छूट जाते हैं इस यात्रा में, भीड़ में होते हैं कभी और कभी अकेला खुद को पाते हैं। मतलब इन पंक्तियों में मुझे लगता है कि पूरे जीवन दर्शन को वो लिखने का प्रयास कर रही है। इसी तरीके से मैंने देखा कि वो एक तीसरी जो कविता है उनकी, उसको भी वो बड़ी गूढ़ता से शुरू करती हैं। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो उनकी अधिकांश कविताएं बहुत गूढ़ता के साथ शुरू होती हैं, और जैसे जैसे वो अंत की तरफ बढ़ती हैं तो ओशो की तरह व्याख्यान देने लगती हैं। वो आगाह करती हैं, वो चेताने की कोशिश करती हैं। एक जगह वो लिख रही है कि वह तो खोया रहता अपनी ही बनाई यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम की कृत्रिम दुनिया में। और ये स्थिति, मुझे लगता है कि आज का जो युवा है उसकी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो इन्हीं चीजों को सिर्फ एक नई दुनिया समझने लगा है, और उसी दुनिया में वो अपने आप को पूरा डुबा के रखता है। तो ऐसे में उनका ये चेताना बहुत जरूरी है आने वाली पीढ़ियों के लिए। और अगर मैं, जब मैं समीक्षा मैंने लिखी थी, अगर मैं उस समीक्षा से कुछ चीजों को उठाऊं, तो मुझे लगता है कि समकालीन हिंदी कविता में स्त्री, अनुभव, प्रकृति और प्रेम तीन ऐसे आधार तत्व हैं जिनके सहारे कवि जीवन की गहरी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। औरत, माटी और प्रेम शीर्षक से भी ये स्पष्ट होता है कि यह काव्य संग्रह मनुष्य और उसकी प्रकृति के मूल संबंधों की ओर लौटने का आग्रह करता है। यह संग्रह न केवल भावुक प्रेम कविताओं का संकलन है, बल्कि इसमें स्त्री की अस्मिता, धरती की सहनशीलता और प्रेम की मानवीय शक्ति को एक साथ रखकर देखा गया है। और जो सबसे बड़ी विशेषता है इसमें कि स्त्री को जो है केवल प्रेमिका या पत्नी के पारंपरिक रूप में वो नहीं रखती हैं, बल्कि वो एक स्वतंत्र, जिसमें अनुभूति है, जिसमें संघर्षशील व्यक्तित्व है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। वो स्त्री को केवल एक व्यक्ति नहीं, वो जीवन का आधार बना के उसको प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि वह सृजन की शक्ति है, संवेदना का केंद्र है और समाज की आत्मा है। जैसे मैंने अभी कहा था कि मैंने इस शीर्षक से इस पूरी भूमिका को इस पूरी समीक्षा को लिखा था। और कई कविताओं में वो स्त्री को माटी के रूपक के रूप में जोड़ के देखती है। जिस प्रकार मिट्टी सब कुछ सहकर भी जीवन को जन्म देती है, उसी प्रकार स्त्री पीड़ा, संघर्ष और उपेक्षा के साथ जीवन में आगे बढ़ती है, और सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। अगर हम भारतीय समाज की स्थिति देखें तो बच्चों के पालने का भी जो सबसे ज्यादा दायित्व है वो स्त्रियों के ऊपर आता है। पुरुष सिर्फ आपको कमा के ला के दे सकता है, लेकिन घर को कैसे संवारना है, कैसे सजाना है, बच्चों की पढ़ाई को लेके, उनके होमवर्क को लेके, स्कूल भेजने से लेके, टिफिन से लेके, कितने सारे काम वो करती हैं। और अभी जैसे कि आसमा जी कह रही थी कि बच्चों और पति को मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि उनके साथ समय चुरा कर मैंने इन कविताओं को लिखा, तो वो सारी बात इन कविताओं में मुझे सार्थक होती प्रतीत होती है। और शीर्षक में भी जैसे वो तीन मूल मानवीय तत्व, स्त्री, धरती और प्रेम को केंद्र में रखकर रचना का काव्य लोक बनाती हैं। वो संग्रह केवल भावनात्मक कविताओं का संकलन नहीं है, बल्कि जीवन, संबंध, अस्तित्व और स्त्री अस्मिता की गहनता के साथ जो संवेदनात्मक चिंतन है वो वहां पे दिखाई देता है। उनकी बहुत दृष्टि स्त्री, माटी और प्रेम को तीन अलग अलग विषय नहीं, बल्कि एक ही संवेदना के विविध रूप में देखती हैं। सृजन, सहनशीलता और करुणा का रूप वहां पे मुझे दिखाई देता है। यहाँ स्त्री स्वर बहुत स्पष्ट है और मुखर रूप से दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करती हैं कि मेरे इन विचारों को पढ़ के लोगों को क्या लगेगा। और मुझे लगता है कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि काव्य की जितनी भी विधाएं हैं सब विधाओं में उनकी कलम चली है, तो वो इस संवेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक, जैसे एक जगह वो लिखती हैं कि, जैसे मैंने भी बताया था कि वो आवाज दो करके और मौन न रहो की बात करती हैं, तो वहां वो बार बार चुप्पी को तोड़ने का आग्रह करती हैं कि भाई चुप्पी से कुछ नहीं होगा, इस चुप्पी को तोड़िए।
ये कविता व्यक्तिगत पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि स्त्री स्वतंत्रता का भी घोष करती है, उद्घोष करती है। और कवित्री आगे भी एक कविता में लिखती है कि दिल में दबी ख्वाहिशों को पूरा कर लो, तुम नदी की तरह निर्बाध बहना सीखो। यहाँ नदी जो है वो बिंब के रूप में वो इस्तेमाल करती है, और बहुत अर्थपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करती है। नदी का बहना जो है जीवन की वास्तविकता और स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। और इस कविता में वे वो सीमाओं से मुक्त होकर अपने अस्तित्व को स्वीकारने की प्रेरणा भी देती हैं कि सबको इस अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए। इस संग्रह की सही कई कविताओं में आपको जीवन के अलग अलग दार्शनिक पक्ष दिखाई देंगे। जीवन यात्रा की स्थायिता और रहस्य की बहुत सारी, लेकिन बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल भाषा में वो अभिव्यक्ति करती हैं। जैसे एक जगह लिख रही है कि कुछ ही समय में मेहमान इस ब्रह्मांड के हम सब यात्रा में हैं। तो यहाँ वो जो है जीवन को एक यात्रा के रूप में देखती है। और वो लिखती है कि नहीं मालूम किसी को कहाँ चले जाते हैं हम। तो यहाँ जीवन के रहस्य और अनिश्चितता का बोध है। हमें नहीं पता कि इस जो लोक है, इस लोक से आगे कोई परलोक होगा, कोई परालोक होगा, क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हमें यहाँ अपना कर्म करना है। तो ये कविता ये भी बताती है कि जीवन के इस सफर में संबंध बनते और टूटते रहते हैं। अजय पहेली है जीवन यात्रा। न जाने बन जाते हैं कितने अटूट संबंध, न जाने कितने ही छूट जाते हैं इस यात्रा में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं पूरी किताब का, सारी कविताओं का व्याख्यान करने लगूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत समय ले लूंगा। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी संवेदनशील कविताएं अगर आसमा जी ने लिखी हैं तो वो धन्यवाद की पात्र हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से। और उनकी कलम ऐसे ही चलती रहे और आने वाले समय में और अच्छी कविताएं और बेहतरीन कविताएं हमें पढ़ने को मिले। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी है कि बाद में अगर समय होगा तो मैं और कुछ बातें भी फिर रखूंगा। तो ठीक। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। स्वागत है। आपने जो विचार रखे हैं, बहुत अच्छे संदीप जी, क्या बात, बढ़िया। आपने जो विचार रखे हैं वो सही बात को सामने लाते हैं कि रचनाओं में नंबर एक, आत्मिक शक्ति या आत्मिक संबंधों के बारे में काफी विवेचन जैसा किया है। और दूसरी चीज, ये दार्शनिकता का पुट आपको देखने को मिलता है उनकी कविताओं में। तो सचमुच ये किताब रुके नहीं, इसके बाद और आगे चलना चाहिए। माटी से तो शुरू हो गया, उसके आगे चलना है। धन्यवाद। माटी से शुरू होकर गगन तक की यात्रा। हाँ, गगन तक ही आता है। तो ठीक। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अलका सिन्हा जी को। अलका जी। अनम्यूट कर लीजिए जी। जी नमस्कार। तक जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजीव कुमार जी। पहले तो इस मंच का अभिनंदन करना चाहती हूँ मैं, और आदरणीय लक्ष्मण शंकर वाजपेयी जी की अध्यक्षता में आयोजित इस चर्चा को बहुत अच्छे से शुरुआत दी है संदीप जी ने। आगे बहुत सी बातें, मतलब पहले में मुझे लगा कि कई ऐसे बिंदु थे जो उठा लिए गए, और जो जिस तरीके से मैं सोच रही थी उसी तरीके से उस बात को रखा गया, उसकी भूमिका बन गई है। मैं बात को शुरू करना चाहूंगी। आशमा जी से बहुत पुराना परिचय रहा है, और उनको मैंने आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों में हम साथ रहे हैं। वाजपेयी जी के उसमें नेतृत्व में हम लोगों ने कई मंच साझा किए हैं वहां पर, और उनको एक लंबे समय से कविता और रचना के प्रति जो उनका जो निष्ठा है, उनकी जो निष्ठा है उसे देख रहे हैं। उसी के रूप में जब ये किताब मेरे पास आई तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आपके 9 काव्य संग्रह पहले प्रकाशित हो चुके हैं, और एक लघु कथा संग्रह, एक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है, और आपने जन्नते कश्मीर काव्य संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद भी नाम से प्रकाशित हुआ है। संपादन भी आपने किया है। एक बार मैं ये पुस्तक सभी को दिखा देना चाहूंगी, क्योंकि पुस्तक का जो कवर पेज है वो सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। एक बोलती हुई कविता है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्तों के रूप में जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरी प्रकृति
क्या कहते जिसे हैं? माटी कहकर यहाँ रखा गया है, मैं इसे माटी के तौर पर, माटी में मैं पूरी समूची प्रकृति को लेना चाहती हूँ, औरत में मैं समूचे मानव जाति को लेना चाहती हूँ, और प्रेम तो स्थायी भाव है ही। तो इन तीनों को जोड़कर जो रचना बनती है वो एक बहुत दूर तक जाने वाली और बहुत स्थायी तत्वों के साथ चलने वाली रचना है। जिस तरह प्रेम के बिना एक औरत या कोई व्यक्ति बेबस हो जाता है, मतलब सिर्फ देह रह जाता है, अगर प्रेम ना हुआ तो देह रह जाता है, उसी तरह अगर माटी में गंध ना हुई तो वो धूल हो जाती है। तो वो प्रेम जो है वो एक बड़ा स्थायी भाव की तरह इन कविताओं का केंद्रीय भाव भी है। और इस कवर में जो मैं दूसरी बात कहना चाह रही थी, यहाँ जो ये एक बिंदु के रूप में दिया गया है, ये जो चमक है, प्रकाश है, यही शायद वो प्रेम का तत्व है जो व्यक्ति को लौकिक से अलौकिक तक ले जाता है, उसका उसकी जो यात्रा है वो नैसर्गिक हो जाती है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल एक तरीके का प्रवेश द्वार है, इन कविताओं का मिजाज कैसा है इस बात को सिर्फ इस कवर पेज से ही बहुत हद तक जाना जा सकता है, उसकी धड़कन को महसूस किया जा सकता है। मैंने इसकी कई कविताओं को चिन्हित किया और मैंने ये पाया कि आशमा जी, क्योंकि कश्मीर से आती हैं और कश्मीर में सुंदर घाटियां हैं, नैसर्गिक सौंदर्य है वहाँ का, तो वो प्रकृति और सौंदर्य तो इनकी कविताओं में जगह जगह आपको मिलता ही है, लेकिन वो जो एक विस्थापन का दर्द है, जो वो विघटन की पीड़ा है, वो भी जगह जगह दंश मारती हुई दिखाई देती है। और मैं अगर कुछ बातों को उठाऊं तो आपने मौन न रहने की बात कही। मौन न रहने की बात जो कविता शुरुआत में ही करती है, वो एक तरह से बार बार उस बात का दोहराना कि आज चुप न रहो, मौन न रहो, वो एक स्नेहित दुनिया का संकल्प रचने की गुहार करते हैं। वो इस उम्मीद से बाट जो होती है कि जीवन की जो शुष्कता है उसको प्रेम से सींचा जाए, संबंधों की स्निग्धता हो, और सौंधी मिट्टी से महमाते हुए जीवन एक बेहतर दुनिया को रच सके। तो मुझे ये जो लगता है कि प्रेम का पर्याय कविता है उनकी एक कविता जिसमें वो स्वीकारती हैं, हम प्रेम की बात अभी कर रहे थे कि प्रेम कैसा होना चाहिए, तो वो दोनों ही प्रेम है, लौकिक भी है, अलौकिक भी है। प्रेम में वो कहती हैं कि कविता रोटी और कपड़े से जुड़ी है, वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वो सिर्फ अदेह वाली कविता नहीं है, बल्कि उसके अंदर लौकिक भी है, अलौकिक भी है, रोटी भी है, उसमें फूलों की खुशबू है तो चूल्हे की धुआं भी है, कला है तो खुरदुरा यथार्थ भी है। तो वो सुंदर सिर्फ शब्दों से नहीं है, आंसू और पीड़ा से भी वो खुद को संवारती है। और इसलिए जो अंत में आपके हाथ में आता है वो तृप्ति का एक ऐसा एहसास है जिसमें वास्तविक प्रेम को महसूस किया जा सकता है। आज के समय की जब हम बात करते हैं तो सच में व्यक्ति संसारिकता में इतना डूब चुका है कि वो अपना भी चेहरा नहीं पहचान पा रहा, अपने भीतर की शुष्कता को वो समझ ही नहीं पा रहा, और अगर वो समझ जाए तो वो जाने कि जीवन में जो प्रेम की तरलता है वो कितनी जरूरी हो चली है। इस आपाधापी में स्नेहिल पलों की बरसात होती रहनी चाहिए, नहीं तो जीवन जो है वो बंजर धरती जैसा हो जाएगा जिसमें कुछ भी नया नहीं रचा जा सकता। अगर मैं कवित्री के ही शब्दों को लूं तो मैं कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति के भीतर प्रेम का एहसास बचा रहेगा, तब वह पथरीली राहों पर चलते हुए भी जिंदगी के सुरीली साज पर थिरकता रहेगा। उनकी ये पंक्तियां बताती हैं कि प्रेम कितना जरूरी तत्व है जीवन के लिए। ऐसे कई कविताएं हैं इसमें जो संबंधों के बदलते हुए स्वरूप को रखती हैं। एक कविता तो इनकी संबंधों को बदलते हुए देखा है, जिसमें वो कहती हैं कि डॉलर कमाने की अंधी दौड़ में आज के बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता में ढलते हुए देखा है। जिन्होंने सिखाया बोलना, पांव पर खड़ा होना, उन माता पिता को मजबूर होते देखा है, समय के साथ संबंधों को बदलते हुए देखा है। तो जब इस तरह से संबंध बदलने लगते हैं तो जो चोट पहुंचती है, वो जो दरार पड़ती है, कहीं प्रेम जो आहत होता है, जो कुंठित होता है, उसको वो बार बार बचा लेना चाहती हैं। कोमल पक्षी सा है वो प्रेम, जिसको वो बहुत ही दुलरा कर अपने पास सहेज कर रखना चाहती हैं, और इस दुनिया को अपने कविताओं के माध्यम से कहना चाहती हैं कि इस तरह के एहसास को हम खोने न दे, जाने न दे। इसी तरह की कई कविताएं मुझे नजर में आती हैं, अधिकार, वजूद, औरत, क्या हो तुम। बल्कि वो जो औरत और प्रेम की उपस्थिति को बार बार विश्लेषित करती हुई कई कविताएं आपको इसमें मिल जाएंगी, क्योंकि उनके पीछे जो एक भाव है वो है कि कितना भी आघात लगे, कितनी भी टूटन हो, कितनी भी चोट पहुंचे, लेकिन विश्वास बचा रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास में ही कहीं ना कहीं प्रेम होता है, और उसको वो बचा रखना चाहती हैं। इसमें माँ शीर्षक से 2 कविताएं हैं। एक में
स्त्री को उसी के बनाए हुए घर से बेदखल कर दिया जाता है। और दूसरी कविता जो माँ के ही शीर्षक से है, हालांकि दूर दूर हैं, दोनों साथ होती, तो उसमें हर कृत्य में ईश्वर की छवि के रूप में माँ को देखा गया है। तो आशमा कौल का जो प्रेम है वो आघात और टूटन के बीच भी औरत के अस्तित्व में प्रेम की स्नेहिल आस्था को रोकता है। वह बार बार और तरह तरह से ये दोहराता है कि औरत के बिना प्रेम नहीं है, प्रेम के बिना धरती भी बांझ है, और इसीलिए वो औरत को औरत होने का अर्थ समझाती है। औरत तुम्हें मालूम नहीं कि क्या हो तुम, ये मैं कोट कर रही हूँ, कि औरत तुम्हें मालूम नहीं कि क्या हो तुम, आकाश का नीलापन हो, हरापन हो धरा का, खुशबू हो फूलों की या बागों की तितली हो तुम। लेकिन जहां वो ये कहते हैं वहीं उनकी ये पीड़ा है कि औरत जानती ही नहीं कि उसकी मौजूदगी दीवारों को घर बनाती है। उसे पता ही नहीं कि आरती से घर मंदिर बन जाता है और सभी नक्षत्र वो अपने पल्लू से बांध कर चलती है। अगर औरत को अपनी हैसियत का पता चले तो वो जाने की औरत होती क्या है। अब इसमें कई कविताएं हैं, जैसे एक कविता नारी धरासी, स्त्री के भीतर उस मौन को स्वर देती है जिसे समाज अक्सर देखने से चूक जाता है। कवित्री यहाँ स्त्री को किसी असहाय, अबला, निर्बल नारी के रूप में नहीं रखती, बल्कि वो धरती की तरह धैर्यवान, सहनशील और सृजनशील रूप में प्रस्तुत करती है। संग्रह की कई कविताएं सामाजिक यथार्थ की कठोर जमीन पर खड़ी दिखाई देती हैं। भूख, चांद और रोटी, आतंकी हवाएं, दिया और अंधेरा, ऐसी कितनी रचनाएं हैं जो प्रमाणित करती हैं कि कवियत्री केवल निजी भावालोक तक सीमित नहीं है, रुमानी तक नहीं। प्रेम है तो ये नहीं कि रुमानियत ही है, उसमें समय और समाज की विडंबनाओं से भी बहुत गहरे स्तर से उनका जुड़ाव दिखाई पड़ता है, जो बहुत उनकी संवेदनशील दृष्टि की भी बताती है और साथ में जो सजग दृष्टिकोण है उसे भी बताती है। हालांकि ये संदीप जी ने भी कहा और हम भी महसूस करते हैं, आशमा जी ने खुद भी कहा कि प्रेम इस संग्रह का केंद्रीय स्वर है, मगर ये प्रेम वो प्रणय वाले भाव का नहीं, जिसकी बात अभी संदीप जी कह रहे थे कि मैं नहीं मानता, तो मैं भी कहती हूँ कि प्रेम जो है वो प्रणय वाले भाव का नहीं है उतना। हालांकि एक आध कविताएं वैसी भी हैं जहाँ वो पति के एब्सेंस को महसूस कर रही हैं, तो उनके भीतर प्रेम जीवन को बचाए रखने वाली एक ऊर्जा की तरह निकल कर आता है। जैसे मैं कहूँ, अगर प्रेम की उम्र नहीं होती, उसकी चाह, इश्क, प्यार, ऐसी कई कविताएं हैं जो प्रेम के अलग अलग रंगों को सामने लाती हैं। कहीं वह प्रतीक्षा का रूप है, कहीं वो स्मृति का रूप है, कहीं उसमें आपको आत्मस्पर्श महसूस होगा, और कहीं जीवन की थकी हुई सांसों को सहारा देने वाला विश्वास मालूम पड़ेगा। आशमा कौल की विशेषता है कि वे प्रेम को किसी आडंबर के साथ या नारे के साथ नहीं रखती हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों में वो निकल कर आती है, और जो महसूस होता है कि वो मन की गहराई से निकलती है और अनुभूतियों के विस्तार में फैल जाती है। माटी और जीवन, रेत पर लकीरें, सुनहरी भोर, ऐसी कविताएं जीवन दर्शन को भी हल्की मगर प्रभावी छाया से दिखाती हैं। इनकी छोटी छोटी कविताओं में कुछ बड़े बिंब निकल करके आते हैं, इसीलिए जब कविताएं पढ़ते हैं पाठक तो उसे लगता है कहीं ना कहीं उसका जीवन भी उसमें दिखाई दे रहा है, उसकी परछाइयां उसे मालूम पड़ती हैं। और भाषा की दृष्टि से बहुत सहज, प्रवाहमयी, आत्मीय, कहीं भी अनावश्यक जटिलता या इस तरह की बात नहीं है। ये कविताएं बिना शोर मचाए बहुत आहिस्ता से पाठक के भीतर उतरती हैं और अपनी उस उपस्थिति वहां बना कर रखती हैं। तो मैं महसूस करती हूँ कि ये एक ऐसा संग्रह है जो संवेदना, स्त्री अस्मिता, प्रेम और मानवीय मूल्यों को लगातार एक साथ समेटती हैं। इस पुस्तक को पढ़ा नहीं जाए बल्कि महसूस किया जाए, वैसे ही जैसे ठीक पहली बारिश के बाद मिट्टी की गंध निकल कर आती है और तन मन में बस जाती है, उसी की तरह पूरा मतलब इसका जो शीर्षक है वो अपना एक दर्शन रचता है और पाठक को एक लंबी यात्रा पर, इस लोक से उस लोक की यात्रा पर लिए चलता है। आवरण की बात मैं कर ही चुकी हूँ, वो बहुत अच्छी है। एक कविता में चलते चलते इस बात के साथ कहना चाहूंगी कि जब एक अच्छा प्रकाशक आपको मिलता है जो स्वयं में एक प्रतिष्ठित साहित्यकार होता है, तो वो एक एक शब्द को पढ़ता है, वो सिर्फ छापता नहीं है, उसे उसमें प्रवेश करता है जैसे उसकी अपनी कृति हो। इसकी जो छपाई है, इसकी जो बनावट है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप खोलें, कहीं से भी खोलें, आपको खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्षर पढ़ने में बहुत आंखों को सुकून के साथ पढ़ते हैं। तो इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ संजीव कुमार जी को। और एक कविता से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी
वो कविता मुझे लगता है इसका मूल स्वर है। अगर संपूर्णता में इस कविता को पुस्तक को पढ़ना चाहें तो इसका शीर्षक है उसकी चाह। मंदिर के बाहर खड़ा है हाथ जोड़े वह, और अजान पढ़ रहा है मस्जिद में सिर झुकाए। मंदिर के बाहर खड़ा है हाथ जोड़े वह, और अजान पढ़ रहा है मस्जिद में सिर झुकाए। चर्च में सबके साथ प्रार्थना का हिस्सा है, और गुरुद्वारे में सुन रहा है शब्द कीर्तन वह आंखें मूंदे अपनी छोटी सी दुनिया बुन रहा है। वह नहीं देखता ईश्वर को पहचानने का कोई बड़ा सपना। वह सिर्फ चाहता है अपनी भूख से बिलखते बच्चों के मुख में निवाला, उसकी सूखी आंतों के लिए दूध का प्याला। वह चाहता है लेना बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई, मांगता है तो वह केवल दर्द से उनकी रिहाई। उसके सपने बहुत छोटे हैं, उसके सपने बहुत छोटे हैं, जिन्हें देखने में काट दी उसने अपनी जवानी, और शायद काट देगा अपनी पूरी जिंदगानी। मैं बधाई देती हूँ इस सुंदर कविता संग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अलका जी। और एक चीज और बोलूंगी, आपको सुनना हमेशा सुखद होता है, और आपने याद दिला दिया आकाशवाणी के दिन। बहुत समय के बाद वो सब चीजें याद हुई कि जब हम वाजपेयी सर के सामने और वहां पर हम कार्यक्रम में जाते थे कविता में, तो वो नॉस्टैल्जिया, वो आपने जब याद दिलाया तो जो सारी चीजें पुरानी याद आ गई। तो बिल्कुल ठीक कह बहुत रही अच्छा लगा आज आप आए, और आप से मैंने काफी कुछ सीखने को भी मिला और समझने को भी मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा अलका जी, बस आने वाले वक्ताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर दी आपने थोड़ी और। नहीं, मैं कहीं और ले चलता हूँ। मैं मुझे कहानी याद आती है अकबर बीरबल की, जिसमें प्रश्न ये था कि औरत क्या चाहती है। बड़ा कठिन प्रश्न था, किसी को समझ में नहीं आया क्या जवाब दें। तो बीरबल ने 1 साल का समय मांगा। 1 साल में हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि औरत क्या चाहती है। खैर, कहानी नहीं सुनाना है, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अंत में उसका रिजल्ट ये निकला कि औरत सम्मान चाहती है। सबसे कठिन बात यही है कि सब कुछ है, सारे राग रंग हैं, जीवन में बहुत सारे निराले ढंग हैं, लेकिन पुरुषों को शायद ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें अपनी पत्नी की या प्रेमिका की, जो भी हो, या दोनों की दोनों की इज्जत करनी चाहिए। जब तक इज्जत नहीं करेंगे तब तक आप उसके साथ जुड़ेंगे नहीं। जब तक ढंग से जुड़ेंगे नहीं तब तक ये असंभव है कि आप उसके अरमानों की पूर्ति कर सकें। तो इसलिए बड़े अच्छे विषय पर लिखा है आशमा जी ने। मैं तो इसको दार्शनिक कविता कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। बाकी अध्यक्ष महोदय उस पर स्टैम्प करेंगे कि क्या कहा जाए। मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूंगा अपने वरिष्ठ साहित्यकार नरेश सांडिली जी को। जी नमस्कार। वाजपेयी जी ने सही कहा कि अलका जी ने इतनी बढ़िया इसकी समीक्षा कर दी और इतने विस्तार से कर दी कि उसके बाद थोड़ा सा दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा। हम तो महफिल तो लूट ली अलका जी ने, समीक्षा, भाषा के क्योंकि अंतर बहुत कुछ बदल जाता है। अलका जी की जो अलका जी की कई किताबों की मैंने समीक्षा मैंने भी की थी। अलका जी प्रेम की कविताएं जो हैं वो अपने जीवन साथी से ही उनकी ज्यादातर प्रेम कविताएं, और प्रेम कविताओं का एक अपना सौंदर्य होता है। और आशमा जी की जो प्रेम कविताएं हैं, ठीक है, उन्हें एक कविता में उन्हें अपने पति से भी
प्रेम की बात कही है, वो उम्र की जब बात करते हैं, प्रेम में की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन भूमिका में उन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ। आशमा जी ने जो प्रेम को अपनी तरह से परिभाषित किया है, औरत धरा की तरह ही प्रेम धैर्य और पोषण देती है, जिससे रिश्ते और जीवन पनपते हैं। और यह प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा और सम्मान से विकसित होता है। यह प्रेम परिवार को एक साथ बांधे रखता है और जीवन को अर्थ देता है। स्त्री के प्रेम की नींव सम्मान पर टिकी होती है। जब उसे सम्मान मिलता है तब वह प्रेम को महसूस करती है और वह प्रेम उसे अपने साथी पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये प्रेम की उन्होंने अपनी तरीके की टिप्पणी की है प्रेम पर, और उनकी प्रेम की कविताओं में जो शेड्स हम वैसे देखते हैं वो इन सबसे सामंजस्य बैठाते हुए वो एक अलग अलग शेड्स का उसमें रूप देखने को मिलता है। प्रेम के अनन्य कवि हुए घनानंद। घनानंद की प्रेम कविताएं विश्व प्रसिद्ध हैं और घनानंद मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। तो घनानंद बंद को करें, मैंने दिन भर चल रहा है, थोड़ी देर के लिए बंद कर ले, बहुत रात में चल रहा है ना, बंद कर ले थोड़ी देर, जी इसको थोड़ा बंद कर ले, ये दिन भर चलता रहा। तो प्रेम के जो कवि घनानंद रहे, बड़े विशिष्ट कवि रहे और उन्होंने जो एक परिभाषा दी है जिसका कोई तोड़ नहीं, और जितना उसको समझो तो आप उतना डूबते जाते हैं। वो कहते हैं कि अब कहते हैं ना कि अब हम सुनते हैं कि प्रेम तो बड़ा प्रेम की राहें बड़ी कठिन है, ये है, लेकिन वो कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयानप बात नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटा के नहीं। तो यहाँ तो सीधा सरल रास्ता है, और जितना आप प्रेम में डूबोगे उतना उसको, मतलब वो एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, दो तरफा रेसिप्रोकल है। वो प्रेम में आदान प्रदान है। एक एक तरीके का वो उनका एक प्रसंग आता है। वो प्रेम में इतने डूबे हुए थे, उनकी जो प्रेमिका थी सुजान, तो एक बार वहाँ जिस राजा के पहले तो इस तरीके से होता था कि राज दरबार में राज कवि होते थे, तो वो जब उनसे कहा गया कि भाई राजा की तरफ, वो कुछ लोग थे उससे उनसे जलते थे, तो उन्होंने कहा कि आज इसको थोड़ा सा मजे लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई राजा की कान भर दिए और कहा कि इनसे आप कविता मतलब कुछ सुनाने के लिए कहता होगा। तो उस दिन उनका मूड नहीं था, तो वो उनको पता था कि आज इसका मूड नहीं है। उन्होंने, राजा ने कहा उनको कि भाई सुनाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज मेरा मन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर सुजान जी कह दें तो ये सुना सकते हैं। तो सुजान, तो राजा को लगा, राजा ने कहा अच्छा ऐसा है। तो सुजान ने तो कहा और उन्होंने तब अपना मूड बना लिया और सुना दी रचना। तो इससे राजा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसको निकाल दिया। उन्हें पता था कि अब मैंने राजा से, अगर मैं सुजान के कहने से सुनाऊंगा तो ये जो राजा है, ये जो
वो मुझे दरबार में से निकाल देगा। उसके बावजूद प्रेम में इतना समर्पण होता है कि उनको मालूम था कि मेरे को निकाला जाएगा, और उसके बावजूद उन्होंने सुजान के कहने से वह कविता सुनी। तो प्रेम की जो गहराई, प्रेम की जो ऊंचाई, प्रेम की जितना आदमी महसूस करता है उतना वो अच्छी प्रेम कविता कर सकता है। इस नाते अगर आशमा जी की कविताओं को देखा जाए तो आशमा जी की कविताओं में गहराई है, और अपनी जो नायक के प्रति या प्रेम के प्रति उनमें जो समर्पण का भाव है वो साफ झलकता है। तो इस नाते इनकी प्रेम कविताएं, मेरी जो इनकी मेरा जो इनसे परिचय हुआ था वो इनकी कश्मीर पर लिखी हुई कविताओं से हुआ था। कोई मेरे ख्याल 10-15 साल हो गए, 15 साल हो गए होंगे। जन्नते कश्मीर, ये जो काव्य संग्रह था इनका, उसकी मैंने समीक्षा की थी और वो 1-2 जगह छपी भी थी। तो वो जो कविताएं थी वो एक अलग प्रकार की कविताएं थी। वो एक माटी से प्रेम की कविताएं थी, एक अपने बिछड़े हुए देश के प्रति एक वो थी, और वहां पर जो कश्मीरियों पर अत्याचार हुए उसके पीड़ा का एक अनुभव उन्होंने उसमें किया था। उसके बाद में जो संग्रह आया उनका, बीज ने छू लिया आकाश, तो वो भी कविता की मैंने उनकी समीक्षा की थी, और वो बहुत ही सुंदर कविताएं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि ये जो कविता का संग्रह है ये बहुत ही विशेष है। मुझे इसमें आशमा कोल बहुत ज़्यादा गहरी, ज़्यादा ऊंची सोच की नजर आई, और इसमें जो एहसास है प्रेम का, औरत के प्रति उनका जो नजरिया है, जो अपनी मिट्टी से जो सौंधेपन से उनका जो जुड़ाव है वो इन सब कविताओं में आता है, और इसका जो मूल स्वर है वो प्रेम है। और अलका जी ने भी कहा कि भाई जो इसका जो टाइटल है ये इतना सुंदर बन पड़ा है कि बार बार आप एक कविता पढ़ते हैं और फिर टाइटल की तरफ देखने का मन करता है, फिर कोई दूसरी तीसरी कविता पढ़ते हैं प्रेम की, फिर टाइटल पर जाते हैं। तो वो जो टाइटल है किताब का वो इतना एक दूसरे से के पूरक है इन कविताओं के कि आप इससे कई टाइटल तो ऐसे होते हैं कि आप इतने आकर्षित ही नहीं होते, इतना आकर्षण होता नहीं है उनमें कि आप बार बार उस पर जाते हैं। लेकिन ये जो चित्र है इसमें अलका जी ने कहा भी वो जो उसके मस्तक पर प्रकाश है उससे एक अध्यात्म की अनुभूति होती है। तो ये टाइटल ही स्वयं में एक कविता है, और वो जिसने भी बनाया है जो नाम लिया था गीता दास। तो गीता दास को मेरी मतलब ये भावनाएं आशमा जी पहुंचाएं, और इतना सुंदर छपाई है इसके अंदर भी बहुत ही आकर्षक ढंग से इसे कविताओं को छापा गया, इन कविताओं को छापा गया है। तो इस नाते भी इन कविताओं की जो प्रभाव है वो द्विगुणित हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है। इसके लिए मैं संजीव जी को बहुत बधाई देता हूँ, और संजीव जी के लगभग अब अलका जी का भी जो शब्द शगुन जो शगुन से शब्द कुछ, हाँ शगुन से, तो वो भी इतना सुंदर आवरण छपा और इतनी सुंदर छपाई हुई प्रकाशन।
अंदर कागज अच्छा सुंदर लगा। तो संजीव जी को मैं बधाई देता हूँ, और संजीव जी ने मेरे से भी कहा है, अनुरोध किया है कि मैं भी उनको एक किताब दूं। तो मैं तो किताब देना चाहूँगा, इतनी सुंदर अगर वो छापते हैं, अपने मन से छापते हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि एक टाइटल उनके यहाँ से भी आए। तो मैं एक भूमिका में एक कविता लिखी है इन्होंने, जो अपने आशमा जी औरत के बारे में, तो वो थोड़ा सा उसका एक अंश मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ना चाहूंगा। औरत तुम्हारे धैर्य पर ही टिका है सत्य, तुमसे ही गतिमान है धरा, इस मिथ्या संसार में आकाश सब पर, इस मिथ्या संसार में आकाश सब पर छत बन विद्यमान है, और तुम्हारा होना ही इस सृष्टि का आधार है। तो औरत को तो इतना महिमा मंडित किया है हिंदी साहित्य में या और दूसरी भाषा के साहित्य में, तो वो तो उसका जितना, औरत तो एक सृष्टि का सबसे सुंदरतम रूप औरत ही है, और उसको बहुत अच्छे से इन्होंने उसमें रेखांकित किया है। पहली कविता आज मौन न रहो, और आज का दौर ऐसा है कि लोग मौन बहुत है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलते ही नहीं। और एक कवि जो है वो प्रेरित करता है हमें कि मौन तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। तो इस नाते से बहुत ही पहली ही कविता इतनी स्तरीय और जरूरी कविता के रूप में मैं समझता हूँ। सुनो आज मौन न रहो, कुछ तो कहो, चमको सूरज की तरह, फैलाकर प्रकाश, प्यार का प्रकाश, कर दो हर दिशा को तुम दैदीप्यमान, बढ़ चलो कर्तव्य पथ पर गाते हुए विजय गान, सुनो आज मौन न रहो। तो मौन तोड़ने का जो आग्रह है, बार बार हर इसका हर स्टेंजा जो है मौन, सुनो आज मौन न रहो से शुरू होता है। तो जो रिपीटिशन है इसका, जो बार बार इसकी आवृत्ति है कि आज मौन न रहो, बहुत ही सुंदर। बधाई देता हूं मैं आशमा जी को, उन्होंने आज के दौर में चुप्पी तोड़ने के लिए एक किस्म से आग्रह किया है सभी से। और पहली कविता इतनी, और जब मैंने आखिरी कविता पढ़ी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कविता इतनी इतने रंग, एकदम जैसे रंगों की, इस कविता में अगर रंगों का जिक्र हो जाए, कैनवास रंगों का एक चित्र उभरे, तो वो कविता में उसको, उसकी शक्ति को, उसके अर्थ, उसकी अर्थवत्ता को, उसके सौंदर्य बोध को बहुत बढ़ा देता है। तो बारिश हुई, धूप निकली, चित्रकार ने रंगों की बोतल खोली, कुछ समय वह आकाश में खेलता रहा होली, और मैं हैरान सी सोचती रही, यह चित्रकार कौन है, इसका कैनवास में इतना विशाल, जिसके रंग हैं इतने कमाल, आकाश में फैले मोहक इंद्रधनुष को मैं एक टक निहारती रही। ये जो रंगों का इसमें जो सौंदर्य है, जो प्रकृति का, प्रकृति से बड़ा कौन चित्रकार हो। प्रकृति सुबह देखो, शाम देखो, दोपहर में देखो, कितने रंग है, कितने हजारों लाखों इसमें इसकी रंगत बार बार बदलती है, और बार बार एक नए रूप में, नए अर्थों में ये प्रकृति हमारे को अपना दर्शन देती है और हमें प्रेरित करती है। तो पहली कविता से लेकर, और इसमें मैंने तो इतने पेज मोड़ रखे हैं इसके, और मैं नहीं समझता कि सबको मैं यहाँ समय है होगा, और एक आधी कविता में अपने मन की तो जरूर सुना
सुनाऊंगा। ठीक है, मेरे बाद कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका जो आखिरी जो अंतरा है मैं सुनाना चाहूँ। आओ आज चांद को निहार लें हम मिलकर, आओ आज चांद को निहार लें हम मिलकर, ताकि गवाह रहे यह हमेशा हमारे प्रेम का, और इस शीतल चांदनी को भर लें तन मन में, ताकि मेरे जाने के बाद भी ढूंढ सको मुझे तुम अपने इस चांद में, और उस पल तुम्हारी तपती रूह में उतर जाऊं मैं, चांद की शीतलता बनकर। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम कोई साक्षी ढूंढते हैं, कोई गवाह ढूंढते हैं। उसकी वो जो गवाही है, तो किनकी गवाही लेना चाहेंगे, कैसे? तो तब हम प्रकृति के पास ही जाते हैं। तो चांद की गवाही, सूरज की गवाही, हमारे यहाँ तो संस्कृति ऐसी है कि अग्नि को साक्षी मानकर हम कई जन्मों तक का बंधन में बनना चाहते हैं। तो हमारे किसी नदी का जल हाथ में लेकर हम लोग करते हैं। तो ये जो भारतीयता है प्रेम में, जो प्रेम का वो जो दर्शन है, जिसमें हम प्रकृति के सभी तत्वों को साक्षी बनाना चाहते हैं, और उनको पवित्र मानकर साक्षी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो जो साक्षी होंगे अगर, तो वो निष्पक्ष होंगे, वो झूठ नहीं कह सकेंगे, वो एक पक्की गवाही के रूप में हमारे प्रेम की रहेंगे। तो इस प्रकार जो प्रेम को व्याख्यायित करती है ये कविता, तो उसमें बहुत नयापन है और पुरातनता भी है। तो वो जो नव्यता और पुरातनता है, दोनों का समन्वय इसमें हम पाएंगे। और जो अनुभूति है प्रेम की, वो बहुत गहरी है। प्रेम की कविताएं लिखना सबके भूते की बात नहीं होती। प्रेम जो है, जब लिखते लिखते वो मांसल होने लगता है, वो दैहिक होने लगता है, तो वो ओछा हो जाता, मतलब उसको उथला हो जाता है। वो उथला हो जाता है तो वो इतना ज्यादा गहरा असर नहीं करता।